सो लवली पीपल एंड लवली, और एक बार प्यारा सा फेयर एंड लवली पीपल, नाउ लिसन टू मी केयरफुली, ओके। हम ब्रेक के पहले वो 3 कंडीशन पढ़ चुके थे। एवरेज प्रॉफिट 10% तक होना चाहिए, और जो विड्रॉल होना चाहिए दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, और जो आपका फ्री रिजर्व है इट शुड नॉट गेट रिड्यूस्ड बाय 15% ऑफ पेड अप कैपिटल, बराबर है। तो अब आप सभी लोगों को इनवाइट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के पास। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। आई थिंक दिस इज दिस क्वेश्चन, ठीक है गुड़िया, चलो शुरू करते। ड्यू टू inadequacy of profit during the year ended 31st March 2015, XYZ Limited proposes to declare 10% dividend out of general reserve। मतलब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं थे तो कितना डिविडेंड डिक्लेयर करने की बात चल रही है, 10%, और कहां से, फ्री रिजर्व, दैट इज जनरल रिजर्व। From the following particular ascertain the amount that can be utilized from general reserve according to the company's declaration of dividend out of reserve rules 2014। अब बेटा 17,500 के प्रेफरेंस शेयर्स है, 17,50,000। ऑलवेज रिमेंबर, इवन इफ द एग्जामिनर डजंट गिव अ क्लियर कट इंस्ट्रक्शन, बट बिफोर यू गिव इक्विटी डिविडेंड यू शुड ऑलवेज मेक द प्रोविजन फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड, ऑलवेज, ओके, दे हैव गॉट अ प्रायोरिटी। देन व्हाट इज द नेक्स्ट, 8 लाख इक्विटी शेयर्स, 80 लाख उनका इक्विटी शेयर कैपिटल है, GR CR रिवैल्यूएशन रिजर्व और नेट प्रॉफिट। इनमें से मैं ये बता दूं ये फ्री रिजर्व आपके नहीं है, कौन से, CR और RR, दे आर नॉट फ्री रिजर्व। आगे, एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड इन द लास्ट 5 ईयर हैज बीन 12%। कंडीशन नंबर 1, 10% और 12% में 10% छोटा है तो डिक्लेयर कर सकते क्या? यस सर। आप 10% क्यों पकड़ रहे हो? क्योंकि ये 10% ही है ना, हाँ नहीं, ओके। नेक्स्ट, अब आपको ये दिया है कि प्रॉफिट कितना है, 3 लाख रुपए है, हाँ नहीं। पहले ये समझा देता हूं कि प्रॉफिट शॉर्टफॉल है कि नहीं है। सो बेटा जी नेट प्रॉफिट 3 लाख, एक बार चेक कर लो, NP 3 लाख। अभी इसमें से पहले लेस करो प्रेफरेंस डिविडेंड, नेट प्रॉफिट में से पहले लेस करो प्रेफरेंस डिविडेंड, 17,50,000 इंटू 9%, 1,57,500, 142,500 ये बैलेंस बचा है। अब इक्विटी शेयर कैपिटल है 80 लाख, 80 लाख पर गुड़िया देना है 10%, तो कितना बचता है, 8 लाख। सो बेटा जी 8 लाख 142,500 में से लेस नहीं हो सकता, इसीलिए ये प्रॉफिट कौन सा बना, इनसफिशिएंट। ठीक है क्या, MSc मैथ्स, वेरी गुड मेरा बच्चा। सो 147,500 ये प्रॉफिट इनसफिशिएंट है। कैन आई टेक इट टू द नेक्स्ट स्टेप नाउ? ओके, अब जरा ध्यान से सुनो। पहली कंडीशन थी कि एवरेज प्रॉफिट्स एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड से कम होना चाहिए, तो 10%। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है क्या? दूसरी कंडीशन क्या, पहले ओरली चेक कर लेते। 15% ऑफ पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व एंड फ्री रिजर्व, ठीक है। अब जरा ध्यान से देख बेटा, हमें 80 लाख में का 8 लाख देना है, सो अपने पास 142,500 तो इधर से गया, तो सॉरी 8 लाख इसमें से माइनस करेंगे तो शॉर्टफॉल पता चलेगा। इसमें से 8 लाख माइनस करेंगे तो तुम्हें शॉर्टफॉल पता चलेगा, 657,500। इतनी रकम अपने को चाहिए बेटा, क्योंकि ये तो करंट ईयर का नेट प्रॉफिट है। करंट ईयर का नेट प्रॉफिट पूरा बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो पुराने रिजर्व को यूज करना है तो दिक्कत है, तो पुराने रिजर्व इतने निकालने पड़ेंगे, ऐसा बात चल रहा है। अब पहली कंडीशन क्या है, कितना विड्रॉ कर सकते हो, 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। तो बेटा एक काम कर, पेड अप कैपिटल कितना है, 17,50,000 प्लस 80 लाख प्लस 25 लाख, हाँ या ना, कितना आएगा बेटा, 17,50,000 प्लस 80 लाख प्लस 25 लाख इंटू 10%, तो कितना निकाल सकते हो तुम, 12,25,000। सो क्या बेटा 6,57,000 इस लिमिट में बैठ रहा है क्या? हाँ, अरे हाँ नहीं, उन्होंने बोला कि जो विड्रॉ करना है वो कितना मैक्सिमम कर सकते हैं, 10% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, तो मैच हो गया। अब दूसरा क्या है, 657,500 मान लो निकाल दिया, तो फिर बचा हुआ जो है फ्री रिजर्व, इट शुड बी हाउ मच, 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। तो देखते बेटा GR कितना है, 25 लाख है क्या, 25 लाख में से हमने विड्रॉ कितना किया, 657,500,
तो बेटा बता मुझे कितना आएगा, 25 लाख माइनस 657,500, तो कितना बच गया बेटा, 18,42,500, हाँ नहीं। और बेटा पेड अप कैपिटल कितना है, 17,50,000 प्लस 80 लाख, तो इस बच्चे का बोलना पड़ रहा है 97,50,000, इसका 15%, 14,62,500, मतलब ये लास्ट की लक्ष्मण रेखा, इसके नीचे नहीं जा सकते थे तुम, पर तुम तो उसके ऊपर ही हो ना, जीआर तुम्हारा। तो बेटा तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही? तो एक बार वापस देखेंगे, एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड इन द लास्ट 3 ईयर शुड नॉट बी एक्सीडेड। लास्ट 5 साल का कितना है, 12%, और नालायक हम कितना दे रहे हैं, 10%। यस सर, क्या यस? ओके कोई बात नहीं, इमोशनल मार दिया बेबी ने एकदम लास्ट में, हमने टेक्निकल क्वेश्चन पूछा, बेटा इमोशनल मार के एग्जिट हो गया। ठीक है, अब क्या बोलेंगे अभी? ठीक है। ये बहुत बेकार है इंडिया में, बट ठीक है, कांट हेल्प इट। तो बेटा पहला एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड की बात हो गई। अब दूसरा क्या है बेटा जी, जो आप विड्रॉ करने वाले हो इट शुड नॉट एक्सीड 10%। तो हमने देखा विड्रॉ कितना करना है, 657,500 कर रहा है, और 10% कितना बन रहा था बेटा जी उस केस में, अपना 10% बन रहा था 12,25,000, हाँ नहीं? तो वो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। और तीसरी कंडीशन क्या, कि विड्रॉवल के बाद का हमने लिमिट निकाला, कितना है, 1842,500, इतना ही तो विड्रॉ करना था ना, फिर 1842,500 निकाला, फिर उसको बोला कि जो पेड अप कैपिटल का 15% निकाला। अगर ये हमारा अमाउंट बचा हुआ इज ग्रेटर देन दिस अमाउंट, देन वी कैन से दैट अपनी तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। तो इस बार क्वेश्चन का आंसर का प्रेजेंटेशन देखना भी जरूरी है। एग्रीड? सो प्लीज कम डाउन टू दिस पार्ट, मैं आपको आंसर प्रेजेंटेशन दिखाता हूं आपके मॉड्यूल में। इसका क्या लिख रही है गुड़िया? हाँ, ये रहे पांडे जी हम, इलस्ट्रेशन नंबर 4। कैसे हो? सेम टू सेम क्वेश्चन है, कर्तसी मॉड्यूल। नाउ पहले देख लेते कंडीशन 1, यहां से शुरू करते। सिंस 10% इज लोअर देन द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड 12%, 10% कैन बी डिक्लेयर्ड। तो पहले क्या लिखा हमने, प्रोविजन लिखा, और प्रोविजन के बाद में उसका सोल्यूशन दे रहे कि हाँ ये किया जा सकता है। वेरी गुड नालायक गाय छाप। Maximum amount that can be drawn from the accumulated profits and reserves should not exceed 10% of paid up capital plus free reserve. बेटा पेड अप कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 80 लाख है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 17,50,000 है, और जीआर 25 लाख है, तो उसका कितना आएगा बेटा जी, 10%, तो कितना आ रहा है, 12,25,000। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस द अमाउंट टू बी विड्रॉन इज ओनली हाउ मच, अमाउंट टू बी विड्रॉन नहीं, अमाउंट टू बी विड्रॉन इज 657,500 ना। सो हम क्या लिखेंगे, सिंस द अमाउंट टू बी विड्रॉन इज ओनली 657,500, सेकंड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड। आगे, द बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर विड्रॉल, अगर आपको याद होगा तो 18,42,500 हमने निकाला था, 25 लाख माइनस 657,500, से यस और नो, शुड नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल। और पेड अप कैपिटल क्या है, 80 प्लस 17,50,000, कितना आएगा बेटा जी, 97,50,000। ध्यान से समझना, ऊपर वाली कंडीशन पेड अप और फ्री रिजर्व पर है, और तीसरी वाली कंडीशन सिर्फ पेड अप पर है ना। सो ये कितना आ रहा है, 14,62,500। तो अपना रिजर्व इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 14,62,500 ना। तो अपना आंसर क्या है, सिंस ऑल द 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड द कंपनी कैन विड्रॉ 657,500 फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, यस और नो। और ये 657,500 कैसे है, तो हमने ऐसे दिखाया, डिविडेंड कितना डिक्लेयर करना, 8 लाख, और हमारे पास कितने प्रॉफिट है करंट ईयर का, 3 लाख, उसमें से पहले क्या दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड, तो बच गया कितना, 142,500। ये 8 लाख में से माइनस किया तो इतना शॉर्टफॉल है, ये फ्री रिजर्व से निकालना है। से यस और नो, क्या कहते हो? अभी आंसर लिखना है कि यू विल बी एबल टू डू इट? लिखना है, लिखना है आंसर। चलो शुरू करते हैं। छोरी बोली लिखना है तो लिखना है, बात खत्म हो गई। सो लेट्स स्टार्ट। अमाउंट टू बी विड्रॉन, फर्स्ट पॉइंट, अमाउंट to be withdrawn from free reserve
to declare dividend at the rate of 10%, है ना? So I'll write down dividend payable. Can I not say it is 8 lakh? And how did I calculate 8 lakh? It is simple, 80 lakh into 10%. 8 lakh. Do you all appreciate? फिर उसके बाद में क्या करेंगे? डिविडेंड पेबल 8 लाख है, फिर क्या करेंगे? सो हम लिखेंगे करंट ईयर प्रॉफिट. करंट ईयर प्रॉफिट. हाउ मच इज करंट ईयर प्रॉफिट? 3 लाख लेस. वेरी गुड. प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि पहले ये देना पड़ता है. अब कुछ बच्चे मुझे ये क्वेश्चन पूछेंगे, सर आपको कैसे पता कि जो प्रॉफिट है 3 लाख उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस नहीं किया हुआ है? ऑलवेज रिमेंबर, इफ समबडी यूजेस द वर्ड प्रॉफिट, you'd never debit appropriation from it. मतलब प्रॉफिट में सिर्फ एक्सपेंसेस लेस होकर प्रॉफिट निकला होता है. डिविडेंड इज एन अप्रोप्रिएशन टू ओनर. तो मतलब ये 3 लाख बिफोर डिविडेंड ही है. समझ में आ रहा है? इसीलिए दोबारा लेस कर रहा हूं, दोबारा नहीं सॉरी, इसीलिए लेस कर रहा हूं. कितना लेस करना पड़ेगा गुड़िया? सो कैन आई नॉट से 17,50,000 इंटू, बताओ 17,50,000 इंटू 9%, 157. दैट्स अगेन लवली बेटा. अब ये कितना आया? 144. तो ऐसा बोली छोरी, 142,500. एग्रीड. तो ये 142,500 इधर से लेस कर दूं क्या? तो फिर हम क्या लिखेंगे? अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी विड्रॉन फ्रॉम फ्री रिजर्व. सो हम क्या करेंगे? 8 लाख माइनस 142,500, इट टर्न्स आउट टू हाउ मच? 657,500. ठीक है. नाउ व्हाट डू वी डू नेक्स्ट? पॉइंट नंबर 2 में क्या करना है? कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड टू विड्रॉ $657,500 फ्रॉम फ्री रिजर्व. बराबर है? कंडीशन 1, कंडीशन 1 या ए, क्या लिखेंगे? एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड, एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड should not exceed एवरेज मेरे से गलती हो गई. एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड नहीं है यहां, ये सिर्फ रेट ऑफ डिविडेंड फॉर करंट ईयर लिख दो. रेट ऑफ डिविडेंड फॉर करंट ईयर शुड नॉट एक्सीड एवरेज ऑफ लास्ट 3 years. ठीक है. और फिर आगे क्या लिखेंगे? एज द एवरेज रेट इज 12%, एज द एवरेज रेट इज 12% एंड करंट ईयर रेट इज हाउ मच? 10%. क्या लिखेंगे आगे? कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड. हाँ, ये ले, ए इज सेटिस्फाइड. खुश? ढूंढ जन्नत. हाँ हाँ ठीक. ए हो गया क्या? ओ बाबू, बी क्या है?
Okay, amount to be withdrawn should not exceed what? 10% of paid up share capital plus free reserve. Amount to be withdrawn should not exceed 10% of paid up share capital plus free reserve. Now can you tell me what is the paid up capital and free reserve? So you should say 10% of 17,50,000 plus 80 lakh. Very good beta. Plus 25 lakh. कितना आ रहा है गुड़िया? 12,25,000. हाँ, this is the maximum amount you can withdraw. ठीक है? As amount to be withdrawn, अब ये कंक्लूजन में भी लिख सकते हो आप, कंक्लूजन लिखकर, as the amount to be withdrawn is rupees 657,500. बराबर है ना? Condition B is also satisfied. Condition B is satisfied. Hep C. फिर C पॉइंट क्या है? So condition C is what? Yes. So balance of free reserve should be at least 15% of paid up share capital. बराबर है ना? So therefore it should be how much? 15% of 17,50,000 plus 80 lakh. कितना आ रहा है बेटा? 60 to 500. ये इतना मिनिमम मेंटेन होना चाहिए. अच्छा, बैलेंस ऑफ फ्री रिजर्व आफ्टर डिक्लेरेशन, ये लिखना जरूरी था. बैलेंस ऑफ फ्री रिजर्व आफ्टर डिक्लेरेशन, एज बैलेंस ऑफ फ्री रिजर्व इज, फ्री रिजर्व कितना रहेगा बेटा जी अपना? 25 लाख माइनस 657,500. इतना ही यूटिलाइज कर रहे हैं ना अपन तो. कितना? 18 42,500. So what we will say? This condition is satisfied. Condition C is also satisfied. क्या नरेशन लिखोगे? As all the conditions are fulfilled, company can declare a dividend at the rate of 10%. ओके गुंडू? हाँ बेटा, हाँ देखो ना बेटा. रफ में वाला क्यों देखना है बेटा? क्या मजा आ रहा है पर इसमें? अरे गुड़िया, अभी आंसर लिख लिया ना. पता नहीं क्या खा के आते हो कि तंग करना है, मतलब करना है. जय देगा बड़े बड़ा. यस, ये रसगुल्ले सुनो ना. अभी हेडिंग लिखेंगे. कंपनी फाइनल अकाउंट में अभी क्या करना है? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर सीखना है कि मैनेजरियल रेम्यूनरेशन? मैनेजरियल जल्दी से कॉल दो फिर. ठीक है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन. मैनेजरियल रेम्यूनरेशन. अच्छा, मैं अब जो इसको पढ़ाने जा रहा हूं तो एकदम क्लियरली समझ लेना कि
हम इसको पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़कर इसको खत्म करेंगे। इज दैट ओके? क्योंकि रिवीजन बैच है तो लेट्स वाइंड इट अप फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बिंदास होकर मेरे साथ चार्ट बनाना शुरू कीजिए, 1 और 2। पहला वाला कि व्हेन द प्रॉफिट्स आर सफिशिएंट, और दूसरा वाला है व्हेन द प्रॉफिट आर इनसफिशिएंट। सो लिखिए सफिशिएंट प्रॉफिट, सफिशिएंट प्रॉफिट और इनसफिशिएंट प्रॉफिट। सफिशिएंट प्रॉफिट और इनसफिशिएंट प्रॉफिट। हैप्पी? अब मेरा बच्चा पूछेगा सफिशिएंट प्रॉफिट और इनसफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब क्या है? जैसे बेटा अगर कंपनियां बहुत तगड़ा अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, उदाहरण के तौर पर विप्रो, राइट, गूगल, इन कंपनियों के सीईओ को पैसा कैसे मिलता है? ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट दे अर्नड। एक लिमिट दी जाती है, मतलब मैनेजरियल लेवल पर्सन को जो पैसा दिया जाता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? देयर परफॉर्मेंस। बट समटाइम्स सम कंपनीज डोंट परफॉर्म एट द बिगिनिंग स्टेज, लाइक जियो। जियो शुरुआत में लॉस में ही रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी है। एयरलाइंस, एयरलाइंस कहां से प्रॉफिट में आ जाएगी एकदम से? एयरलाइंस का जो एयरक्राफ्ट होता है इट इज कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, आपको बहुत सारे एयरक्राफ्ट लगते हैं। अब जाहिर सी बात है जितने एयरक्राफ्ट आप खरीदोगे उसका डेप्रिसिएशन हिट मार जाएगा P&L अकाउंट को, और जैसे P&L अकाउंट को हिट मारेगा डेप्रिसिएशन, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू लॉस। तो क्या इनको मैनेज करने वाले सीईओ को पैसा मिलेगा ही नहीं? क्या मिलना चाहिए? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो इसलिए दो तरीके से इनको डिवाइड किया गया, एक सफिशिएंट प्रॉफिट और एक इनसफिशिएंट प्रॉफिट। अब जो सफिशिएंट प्रॉफिट है इसका मीनिंग समझने की कोशिश करो। इसमें मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट आप निकालते हो, कहां निकालना सीखा आपने प्रॉफिट? P&L अकाउंट। और फिर इनकम टैक्स में क्या करते हो? पीजीबीपी में क्या करते हो? अब ये बिल्कुल सही बोला सर, अकाउंट्स में भी प्रॉफिट ही निकालते हैं, बट इनकम टैक्स के रूल्स अलग है। तो इनकम टैक्स के हिसाब से हम क्या निकालते हैं सर? प्रॉफिट, और एक बार इनकम निकालते हैं, है ना? वैसे ही क्या है बेटा जी, जो प्रॉफिट आप निकालते हो वो शेड्यूल 3 के हिसाब से ये प्रॉफिट सेक्शन 198 के लिए मंजूर नहीं है। इस प्रॉफिट में कुछ दुरुस्तियां करनी होती है और फिर आपको करेक्ट वाला प्रॉफिट निकालना पड़ता है। एग्रीड? तो जब आप प्रॉफिट निकालोगे फॉर मैनेजरियल रेम्युनरेशन पर्पस ओनली, फॉर कैलकुलेशन पर्पस ओनली, इसको कैलकुलेट करते हो एक दिमाग में रखना कि जिसके वजह से मैनेजर के वजह से अगर पैसा कमा रहे हो तो उसको उस पर रेम्युनरेशन मिलनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर ये संतोष मेरा मैनेजर है, क्या देख क्या रहे हो? संतोष मेरा मैनेजर है, तुमको हंसी आ रही ना? लाइक हाँ नहीं? अब संतोष मेरे को एक दिन बोला सर मैं तुम्हारा मैनेजर हूं, मेरे को क्या मिलेगा? मैंने बोला भाई जो कंपनीज एक्ट में वो दे दूंगा, 5% दूंगा तेरे को, 5%। संतोष खुश। फिर तुम्हें पता है मैंने क्या किया? मैं राजस्थान से हूं, राजस्थान में हमारे पूर्वजों की जमीन बेची है हमने, उस पर प्रॉफिट हुआ। संतोष आया एकदम भाई की स्टाइल में, संजय दत्त की स्टाइल में, सर मेरा 5% दूं क्या? बशी गेट लास्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि बेटा जी उसमें उस व्यक्ति का कोई रोल था ही नहीं। तो हमें जब अभी प्रॉफिट डिराइव करना है तो ऐसे सभी एबनॉर्मल आइटम्स को निकाल देने, और जो सिर्फ नॉर्मल आइटम है उनके ऊपर इनको रेम्युनरेशन देना है। से यस? तो अभी मैं पहले आपको समझाना शुरू करता हूं कि दो टाइप के लोग कौन होते हैं। पहला वाला लोग होता है पीटीडी और दूसरा वाला होता है डब्ल्यूटीडी। तो डब्ल्यूटीडी और पीटीडी, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर, हाँ नहीं, मैनेजर और सुबह डब्ल्यूटीडी मैनेजर या एमडी, ओ प्लेस, और पीटीडी इसको क्या बोलेंगे? लिंबू टिम्बू। कोई नॉर्थ से तू है ना बेटा? हाँ नॉर्थ से। मुझे एक बात बता, तुम इसको लिंबू टिम्बू मतलब जब बचपन में अपन खेलते थे तो उसकी मम्मी पीछे पड़ जाती थी, नहीं मेरे बेटे को भी लो खेलने के लिए, तो अपन उसको खेलने में ले लेते थे और फिर उसको लिंबू टिम्बू बना देते, कच्चा लिंबू बोलते थे। ओके, ये कच्चा लिंबू, कच्चा लिंबू मतलब समझ में आ रहा है क्या? ऐसा टिल्लू बिल्लू है ना? हाँ, अब सुन रहे हो तुम? हाँ, अगर एक एमडी या डब्ल्यूटीडी या मैनेजर एक, तो 5% दिखाओ, 5% दिख गया? 5%, यस। मतलब एक एमडी, कोई अरे नालायक दिखा 5%, लगा हाँ ऐसे ही रख एमडी और
मैनेजर और WTD कितना चोरी 5%, है नहीं, एक हो गए। अगर दो हो गए, अच्छा किसी की 6 उंगली है तो 6 नहीं बोलने का, 5 ही बोलने का, और किसी की 4 है तो 5 नहीं बोलने का, 4 नहीं बोलने का, 5 ही बोलने का, समझ में आया? कितना 5 दूं क्या भी, हाँ 5। दूसरे वाले अगर आ गया और एक आ गया तो दूसरा हाथ दिखा देने का, कितना हो गया 10 दिख गया। अभी मान लो तीसरा WTD आ गया, मतलब 3 WTD, पैर नहीं उठाने का, ऐसा कितना होएगा 10 ही, कितने मैक्सिमम 10। चलो एक MD 5, एक MD एक WTD 10, है नहीं, और एक और नहीं चुप रहे, और एक MD आ गया 10, एक और WTD आ गया 10, क्योंकि मैक्सिमम उंगलियां 10 है, 10%, ठीक है। ए रुक रहे भाई, सो मैं लिखूँ क्या, दो MD हो नहीं सकते यार, अब मेरा थोड़ा लॉ वीक है, बट एक सिर्फ मैनेजर प्लस MD 10%, मैनेजर प्लस MD प्लस WTD भी 10%, मतलब ये जो फुल टाइम है ना उसके लिए 10% है। फिर क्या हुआ, एक बार है ना उनको अपन ने खेलने के लिए लिया नहीं, किसको, वो टिल्लू बिल्लू को, PTD को, तो PTD फिर खेलना चालू किए उनके उस पर, ठीक है, उनका खेलने चालू किया। 4-5 लोग थे PTD खेलने को, चलो तो कितने 3% मिलते उनको, ऐसा 3%, हाँ गेटिंग माई पॉइंट, 3%। तो मतलब ये अकेले खेले ना 3%, अकेले मतलब कोई नहीं है, और MD रहा तो 3% नहीं है, झापट, MD रहा तो 3, चुप झूठी, अगर MD रहा ना तो 3% नहीं, उनका कितना है मैं बताता हूं। अब ये देखो कैसा रहता, उनकी मम्मी कैसे लेके आती उनको खेलने के लिए, नहीं हमारे बेटे को भी खिलाओ ना, वो फिर अपन कुछ बोल नहीं सकते, आंटी उसको नहीं आता है, नहीं ऐसे नहीं, फिर वो कैसे सीखेगा बेटा खिलाओ, तो फिर लेकर जाके अपन खिलाते करते। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, अपने साथ में भी ऐसा हुआ होगा, तो सुनो नलायक को, तुम भी गए थे ऐसे खेलने के लिए। तो ये देखो, एक MD और एक मैनेजर 10, वो PTD आता है सर, आया अंदर, ये PTD बाहर, ये PTD अंदर आया, जबरदस्ती आ रहा है, दिख रहा है क्या, तो कितना है 5, 10 और ये 11, एक मतलब कितना 11% हो जाता है, मतलब मैक्सिमम रेम्यूनरेशन इज 11%। सो बेटा ध्यान से समझना, MD के साथ PTD का मैचिंग हुआ तो PTD को 1% मिलता है, PTD अकेले खेलेंगे तो 3%, बट अगर वो साथ में आ गए तो ये 1%, समझे कि नहीं? अभी सोचो, देखते तुम्हारा लॉजिक डेवलप होगा कि नहीं। एक MD और एक PTD, एक MD 5%, एक PTD 6%, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, तो ऐसे ध्यान में रखना। तो अब चलो एक बार गेम खेल लेते। MD 5%, एक MD एक मैनेजर 10, एक WTD और ऐड हो गया 10, मैक्सिमम 10, उनके लिए फुल 10, ठीक है। PTD ऐड हो गया 11, एक MD गया छोड़कर, एक MD और एक ये 6, और वो अकेले खेल रहे हैं। कौन अकेले खेल रहे हैं? PTD। तो कितना 3%। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? सो 3%, 5%, 10% और 11% ऑफ व्हाट? ऑफ प्रॉफिट्स। बट प्रॉफिट कौन सा? एज पर शेड्यूल 3? नो, वील हैव टू रीकैलकुलेट दैट प्रॉफिट एंड गिव देम देयर रेम्यूनरेशन। और ये रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करते वक्त ट्रिक एकदम सिंपल है। जो जो कमाने में उनका हाथ नहीं है उसको रिवर्स कर दो, जिसमें उनका हाथ है उनको रखो। जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड, वो बोलेगा मेरे वजह से नहीं हुआ, तुमने लॉस डेबिट किया, उसको वापस क्या करो? प्रॉफिट में ऐड। और अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड होगा, वो क्या हुआ होगा? ऐड। तो वो क्या, हम क्या बोलेंगे उसको? लेस करेंगे। से यस। तो ऐसे और कुछ आइटम है जो हमको देखना है। हैप्पी? So boys and girls, you're all requested to come down to page number to study the theory. We are there on page number 22. You are there on page number 22. पहले मैनेजरियल रेम्यूनरेशन ही दिख रहा है क्या हेडिंग? उस मैनेजरियल हेडिंग में इन केस कंपनीज हैविंग एडिक्वेट प्रॉफिट दिख रहा है। WTD एक है, कितना लिखेंगे? 5%, दिख रहा है क्या? फिर WTD और मैनेजिंग डायरेक्टर वेयर देयर इज मोर देन 1, 10%। अगर इससे ज्यादा और हो गए 10%। फिर बेटा मैनेजर भी बताया उसका 5%, ठीक है। बट
मैनेजर, एमडी, ये सब मिलाकर कितना होएगा? 10%। आगे, डायरेक्टर हु इज नीदर अ होल टाइम डायरेक्टर नॉर अ मैनेजिंग डायरेक्टर, हाँ नहीं? अभी सुनो ना, नहीं सर घाई नहीं, फिर उसके आगे ये डॉट, ये से डॉट है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, और उसके अंदर ए, इफ द कंपनी हैज अ मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर और अ मैनेजर तो 1%। मतलब पीटीडी और मैनेजर या पीटीडी और डब्ल्यूटीडी कोई भी मिक्स एंड मैच हुआ तो पीटीडी के लिए 1% है, पार्ट टाइम के लिए कितना है? 1%। बट इन अदर केस, मतलब जब वो अकेले खेलते, ये इधर एक लाइन आनी बाकी है बी, तो उसके लिए कितना है? 3%। एक बार पढ़े देखो, डायरेक्टर हु इज नीदर अ डब्ल्यूटीडी नॉर अ एमडी, इफ द कंपनी हैज अ एमडी और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, कितना परसेंट है? 1%। और इन ऑल अदर केस इट इज हाउ मच? 3%। ऑल मैनेजरियल पर्सन टेकन टुगेदर 11%। मतलब मैक्सिमम 11% के ऊपर नहीं जाना। समझ में आया ना? तो कैसे करना? माहौल है भाई, माहौल। तेरे जैसा तू अकेला ही है कि नहीं? अब बेटा मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करने के लिए सेक्शन 198 में हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अब एमएससी मैथ्स देख, सेक्शन 198 में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हो रहा है, सुन रहे हो? पहली चीज उसमें लेना पड़ता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है पता है क्या? सेल्स लेना कि नहीं लेना? लेना। सेल्स नॉर्मल है। सैलरीज लेना कि नहीं लेना? लेना। तो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेसेस माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस वेजेस माइनस सैलरीज माइनस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस माइनस एडवर्टीजमेंट माइनस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये सब माइनस करोगे क्या नहीं करोगे? हाँ, क्योंकि तभी तो नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा भाई। तो ये वाला जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन 37 जैसा इनकम टैक्स एक्ट का जनरल। तो ये पूरी चीज नहीं बोलेगा ये भी लेस करो, ये भी लेस करो, ये भी लेस करो, ये भी लेस करो, नहीं। वो बोल रहा है, जब बोला कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालो तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालते आता है। कुछ एबनॉर्मल आइटम के बारे में ये हमको ज्यादा जानकारी देगा कि लेना है कि नहीं लेना है। बाकी तो नॉर्मल प्रॉफिट जैसे निकाल रहे हो वैसे निकालो। तो काय है डोक्यात कर देगा ये नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब जैसे आप नॉर्मली निकालते आए हो वैसे नॉर्मली निकालोगे। से यस ओ पांडे जी, याद चाहिए, बराबर से देखने का है। दूसरा, सब्सिडीज रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट शुड बी एडेड। नाउ विच सब्सिडीज? एज पर AS 12 इफ देयर आर रेवेन्यू सब्सिडीज इट शुड बी व्हाट? एडेड। उदाहरण, BPCL को गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली तो सब्सिडी क्या करेंगे? ऐड। एग्रीड। IIM कॉलेज, इस कॉलेज को अगर मान लो सब्सिडी मिली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो क्या करेंगे? ऐड। एग्रीड? यस। तो पहला वाला सब्सिडीज ऐड। नेक्स्ट, लेस ऑल यूजुअल वर्किंग चार्जेस, मतलब जिसके बारे में आपको पता ना हो ना एग्जाम में, तो मेरे को याद रख लेना, अगर वो यूजुअल नॉर्मल वर्किंग चार्जेस है तो क्या कर देना? लेस। ओके। फिर बोनस और कमीशन भी क्या करना? लेस। टैक्स नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द नेचर ऑन एक्सेस और एबनॉर्मल प्रॉफिट, लिख लीजिए, ऐसा कोई टैक्स भारत में मौजूद नहीं है। ए झंडू बम, टैक्स लेस करना अलाउड नहीं है। ये कौन सा वाला टैक्स है? कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट पर टैक्स लगाए तो वो लेस करेंगे। एग्रीड। अब मैं आपसे एक तुरंत लगे हाथों पेज नंबर 24 पर आ जाओ। 24 पर आ जाओ इधर। तो सी को इधर और एक चीज लिख दो, रेफर पेज 24, रेफर पेज 24। मैं समझा दूं एकदम अच्छे से, देख गुड़िया। 24 पर जब हम आते हैं तो क्या लिखा है हेडिंग? डू नॉट डिडक्ट द फॉलोइंग इनकम टैक्स अदर देन कवर्ड अबव। इनकम टैक्स अदर देन कवर्ड अबव मतलब ऊपर वाला। तुम्हारे दिमाग में भेजे में कुछ जा रहा है कि ऊपर बोल रहा है साला नालायक एग्जामिनर लेस कर, और नीचे बोल रहा है कि मत कर। मेरा बच्चा बेचारा कंफ्यूज हो गया, पूछ रहा क्या लेस करूं क्या नहीं करूं। अगर मान लो युद्ध हुआ कोई, और युद्ध के वक्त गवर्नमेंट ने स्पेशल रिक्वायरमेंट के लिए कोई टैक्स एडिशनल लगा दिया तो वो टैक्स लेस होगा। बट अगर इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स लेस नहीं होगा। इनकम टैक्स मतलब नॉर्मल इनकम टैक्स। तो मैंने ऊपर ही बोल दिया ना, भारत में ऐसा कोई टैक्स अभी मौजूद नहीं है जो क्या है? ऑन एक्सेस और एबनॉर्मल प्रॉफिट, ऐसा कोई टैक्स अभी मौजूद नहीं है। करता है अपने यहां पर भारत में अभी क्या मौजूद है? इनकम टैक्स। बट इनकम टैक्स लेस करना अलाउड है क्या? नहीं। क्लियर? इनकम टैक्स लेस करोगे? बोलो हाँ। नहीं। बट अगर एक्सेस प्रॉफिट वाला कोई टैक्स होगा तो वो लेस होगा क्या? यस। तो इसमें और उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये अभी पूरा का पूरा थ्योरेटिकल हो गया।
सिर्फ एकेडमिक्स के लिए कर रहे हैं, सेक्शन क्या है वो पढ़ रहे हैं, बट ऐसा कोई टैक्स मौजूद नहीं है, इसको इग्नोर मारे। टैक्स ऑन बिजनेस प्रॉफिट इंपोज फॉर स्पेशल रीजन, ऐसा भी कोई टैक्स अवेलेबल नहीं है, से यस। तो ये लेस करने का जिम्मा आता ही नहीं, लेस इनकम टैक्स लेस नहीं होता, ये ध्यान रखना। आगे गुड़िया, टैक्स ऑन बिजनेस प्रॉफिट, अच्छा सॉरी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लोन्स एंड एडवांसेस, सर तुम नहीं भी बोलते तो हम लेस करते हैं, हाँ नहीं। एक्सपेंसेस ऑफ रिपेयर्स अदर देन कैपिटल नेचर, यस। डेप्रिसिएशन एज प्रोवाइडेड इन द बुक्स एज पर सेक्शन 123। अब साला बच्चों को पता ही नहीं होता कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होती। अच्छा मुझे बता, खरबूजे तू, खरबूजा है ना तू, नहीं, हाँ गुड। मुझे बता अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन किसके हिसाब से प्रोवाइड करते हैं? AS10, बराबर बोला साहब, AS10 के हिसाब से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं। AS10 सभी टाइप के एंटिटीज के लिए एप्लीकेबल है, मतलब जो कोई भी एंटिटी अपना प्रॉफिट निकालना चाहती है तो उसको AS फॉलो करना है, और AS फॉलो करना है तो AS10, और AS10 में डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका बताया गया है। वैसे ही कंपनीज एक्ट ने भी शेड्यूल 2 दे के रखा हुआ है, जैसे शेड्यूल 3 है ना, वैसा शेड्यूल 2 है, जिस शेड्यूल 2 में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है ये दे रखा है। सो बेटा जी, टैक्स में याद है क्या तुम एक एडजस्टमेंट करते थे सेक्शन 32 में, अकाउंट्स के डेप्रिसिएशन क्या करते थे? ऐड, और टैक्स की डेप्रिसिएशन क्या करते थे? लेस। वैसे कंपनीज एक्ट में क्या करोगे बताया क्या? अकाउंट्स के डेप्रिसिएशन ऐड और कंपनीज एक्ट की डेप्रिसिएशन लेस। तो जो इधर लेस हो रहा है ना सेक्शन 123, दैट इज एज पर शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट। पढ़ते हैं का मतलब बेटा जी, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये कंपनी फाइनल अकाउंट में एक नहीं दो टाइप की है, एक अकाउंट्स के हिसाब से होती है AS10 और एक होती है एज पर कंपनीज एक्ट। तो जो इधर लेस करने के लिए बोल रहे हैं ना, वो कौन सी बोल रहे हैं? एज पर सेक्शन 123 विच इज नथिंग बट शेड्यूल 2। ए बाबिया, अगर नीचे जाकर देखोगे तो एडबैक बोलेंगे, नीचे अगर मैं जाऊंगा ना तो एडबैक बोलेंगे, और कौन सी बोलेंगे? डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स एड, दैट इज एज पर AS10। तो लेस करना है एज पर कंपनी एक्ट और एडबैक करना है एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो वो कहां पे चल बेटा एक नोट लिख दीजिए इधर, डेप्रिसिएशन एज पर AS10 PPE, डेप्रिसिएशन एज पर AS10 PPE will be added back. Will be added back, मतलब पीपी वाले डिप्रिसिएशन क्या कर दोगे बेटा जी? एड बैक। चल रसगुल्ले, आगे चलते। आउटगोइंग इंक्लूसिव ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड अंडर सेक्शन 181, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कुछ डोनेशन दिया है, अगर आपने कुछ डोनेशन दिया हुआ है, एग्रीड, तो उसको क्या करोगे आप? लेस। अभी तुम्हारे दिमाग में क्लियर नहीं होगा ना डोनेशन लेस करना अलाउड है कि नहीं। डोनेशंस विल बी अलाउड टू बी सब्सट्रैक्टेड, एग्रीड। आगे बढ़ते। हाँ क्यों? अच्छा तुम्हें टैक्स वाला याद आ गया? नहीं, डोनेशंस आर अलाउड टू बी सब्सट्रैक्टेड। excess of expenditure over income which had arisen while computing net profit in accordance with section which begins on or after the commencement of this act. Now देखो जरा, excess of expenditure मतलब क्या? खर्चा। over what income, इसका मतलब वो लॉस की बात कर रहे हो। तो अगर आपका पुराना कोई लॉस है तो वो आप क्या कर सकते हो? लेस कर सकते हो while calculating the net profit. अब ये सेक्शन रिडंडेंट है, क्यों मैं आपको बताता हूं। ये देखो पहले पढ़ो, excess of expenditure over income, loss which had arisen while computing net profit in accordance with this section which begins on or after commencement of this act to the extent not adjusted. बट बेटा जी हम तो हर साल पहले ही लॉस कैलकुलेट कर उस साल का लॉस रख देते, एग्रीड और नॉट? तो ध्यान में रखना, जब कोई लॉस था पिछले साल और वो पिछले साल का लॉस पर हम उसको रेम्यूनरेशन दे नहीं पाए थे, और उसको कौन से बेसिस पर दिया था? इनसफिशिएंट प्रॉफिट के बेसिस पर दिया था। बट अभी जरूरी हो गया ना कि मेरा पिछले बार का कुछ लॉस है तो करंट ईयर के प्रॉफिट में से उसको पहले एडजस्ट करूंगा मैं, तभी रेम्यूनरेशन प्रॉफिट के बेसिस पर दूंगा ना। हम किसी मैनेजर को क्या बोलेंगे? तो इस साल प्रॉफिट कमा रहा है भाई, बट मैंने एज अ ओनर पिछले 3-4 साल तक लॉस बियर किया है। वो 3-4 साल का लॉस जब एक बार एडजस्ट हो जाएगा तेरा, उसके बाद में अगर कुछ प्रॉफिट बच रहा है तो मैं तेरे को रेम्यूनरेशन उस पर परसेंटेज दूंगा, हाँ या ना?
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो कुछ नहीं, लॉस टू बी एडजस्टेड. नाउ नेक्स्ट, कॉम्पेंसेशन और डैमेजेस पेड बाय वर्च्यू ऑफ लीगल लाइबिलिटी. अंडरलाइन द वर्ड लीगल लाइबिलिटी. मेरी बात सुनो, अगर तुमने वॉलेंट्रीली पेमेंट किया कोई, तो वो अलाउड नहीं है डिडक्शन. समझाऊं? जैसे मान लो तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा और कॉन्ट्रैक्ट टूट जाने की वजह से तुमको देना पड़ रहा है, तो देना पड़ रहा है, दैट इज एज पर लॉ, तो वो क्या होगा? लेस होगा. लीगल लाइबिलिटी एज पर लॉ विल बी सब्सट्रैक्टेड. तो मान लो तुमने कॉन्ट्रैक्ट लिया था कि हम 100 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे, बट आप 100 दिन में कंप्लीट नहीं कर पाए, तो तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगी, तो पेनल्टी लेस करनी पड़ेगी, वो एक्सपेंस है. बट मान लो ऑफिस में सेक्सुअल हरासमेंट किया किसी ने और उसके वजह से कंपनी के ऊपर मानहानि का दावा ठोका गया कि इनके कंट्रोल प्रोसीजर बराबर नहीं, कंपनी कहती है कि मेरा नाम ना खराब हो जाए, इसलिए कंपनी ने विक्टिम को बहुत ज्यादा पैसा देकर और उसको कहा कि वी आर रियली सॉरी, वी आर अपोलोजाइजिंग इन द पब्लिक, बट प्लीज डू नॉट ड्रैग आवर नेम इनटू द कोर्ट, वी आर रेडी टू कॉम्पेंसेट यू. ऐसा हुआ है बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ. जब ऐसा होता है, इन्फोसिस के साथ हुआ ऐसा. So when this kind of things happen, they don't want to drag their name for long. They settle the money and they shut the case. Agreed? और एकदम पूरा ओपन में पब्लिक में सेटल होता है केस, पैसा देकर काम खत्म करते हैं. वो बोलते हैं कि हम जो कुछ भी हुआ वो गलत है, हम उस इंसान को फायर कर रहे हैं और तुम्हें उसके लिए हम कॉम्पेंसेट. नाउ दिस इज अ वॉलेंट्री डैमेजेस पेड, इट इज नॉट एज पर लॉ. सो हियर इन दिस केस इट विल नॉट बी सब्सट्रैक्टेड. सो नीचे आ जाइए, इधर लिखा हुआ है वॉलेंट्री डैमेजेस. ये देखो पॉइंट नंबर बी, compensation damages or payments made voluntarily will not be deducted. Are you getting my point? तो ऊपर क्या लिखोगे, इधर क्या लिखोगे? रेफर पेज 24 ही ना, ये ऊपर से रिलेटेड है. नाउ नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम. बेटा इंश्योरेंस प्रीमियम मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेस होगा. और नेक्स्ट, डेट्स कंसिडर्ड एज बैड डेट्स, ये भी लेस होगा. एग्रीड और नॉट? सो कुल मिलाकर पहले एक बार ये चेक कर लेते कि क्या क्या लेस होगा. ऑल यूजुअल वर्किंग चार्जेस, टैक्स लेस नहीं होगा, बट स्पेशल रीजन के लिए लगाया गया टैक्स लेस होगा. गवर्नमेंट ग्रांट क्या होगी? ऐड होगी. अगर कोई आपने डोनेशन दिया है तो वो क्या होगा? लेस. डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 123 लेस होगी. अकाउंट्स में दी गई डेप्रिसिएशन क्या होगी? ऐड. बैड डेट्स लेस होगा. और नेक्स्ट वाला कौन सा है? लीगल एक्सपेंसेस विच आर एज पर लॉ विल बी सब्सट्रैक्टेड. बट अगर कोई वॉलेंट्री कॉम्पेंसेशन है वो लेस नहीं होगा. डन? डन आर डन? यस. अब बेटा जी नेक्स्ट, डू नॉट टेक क्रेडिट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब डू नॉट ऐड. डू नॉट ऐड, डू नॉट टेक क्रेडिट मतलब P&L अकाउंट को क्रेडिट करते मतलब प्रॉफिट में ऐड करते हैं ना. तो डू नॉट टेक क्रेडिट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम. अरे हम ऐसा भी नहीं लेते यार. सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे को सुंदर टीचर ने बचपन से सिखाया बैलेंस शीट में लेने का. अपन P&L अकाउंट में नहीं लेके जाते, अपन छिछोरे नहीं है. हाँ नहीं? सो बेटा जी सिक्योरिटीज प्रीमियम विल नॉट बी एडेड. बोलो ना हाँ. तो ये क्लियर है. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फॉरफिटेड शेयर, बचपन से सिखाया अपने को ठोक ठोक के, क्या कहां डालने का? प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड शेयर, CR कैपिटल रिजर्व. तो अपन होशियार है, अपन P&L अकाउंट में नहीं लेते. है नहीं? कैपिटल नेचर का प्रॉफिट ऐड नहीं कर सकते. कौन सा प्रॉफिट बेटा? बिल्डिंग को बेच दिया, लैंड को बेच दिया, प्लांट एंड मशीनरी को बेच दिया, ये कैपिटल प्रॉफिट है. सो डू नॉट टेक क्रेडिट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट. एट द सेम टाइम लॉस भी लेस नहीं होगा. सो बेटा जी कैपिटल प्रॉफिट डू नॉट ऐड. और नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, आ जाओ. सी पॉइंट, लॉस ऑफ कैपिटल नेचर. हाँ या ना? तो ये दोनों पॉइंट कंपैरेटिव में पढ़ लिए. प्रॉफिट नहीं लेंगे, कैपिटल लॉस भी नहीं लेंगे. शाबाश मेरे रसगुल्ले. सो ये कौन सा पॉइंट हो गया? ABC. और बेटा जी D बाद में देखेंगे, पहले E. आर यू रेडी? ओके. अब मुझे बताओ, अगर तुम्हारी असेट की वैल्यू चेंज हुई, असेट की वैल्यू चेंज हुई, हो गई, तो वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाता है. क्या उसको P&L अकाउंट में लेके जाते हो क्या? नहीं. तो और एक पॉइंट लिख कर दिया, एनी चेंज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट और लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड इन इक्विटी रिजर्व. अपन बचपन से होशियार है, वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाता है. P&L अकाउंट में कहीं को लेके जाते हैं? हाँ नहीं? सो मुझे लगता है E पढ़ा दिया, D अभी तक पढ़ा है नहीं मैंने. अच्छा, सेम तरीके से लॉस भी तो हो सकता है ना. असेट और लाइबिलिटी की वैल्यू अगर चेंज हुई तो लॉस भी हो सकता है, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन. तो वो भी लेस नहीं करना है. जब तुम प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे तो वैसे ही लॉस भी रिकॉग्नाइज नहीं करना है. सो कुल मिलाकर ABCD इधर के पॉइंट हो गए. अब मुझे लगता है एक ही पॉइंट रहा है D. ठीक है, सुन रहा है ना तू? अब ये पॉइंट एग्जाम में आया नहीं है, पुराने टेक्स्ट बुक में एक हाथ जगह पे है रेफरेंस में,
तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं करवा कर दे रहा हूं अभी, सुन लीजिए, क्योंकि करते तो अच्छे से पूरा कर लेते। मान ले तेरी ओसी, ओसी समझता है तू, 10,000 है ना। मान ले उसकी WDV है 6,000, तो 4,000 कहां गायब हो गए रे नालायक? डिप्रिसिएशन। अब इसमें से दो हिस्से मैं लिखूंगा। सेल वैल्यू इज 16,000, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 15,000 करता हूं ताकि फिगर्स अलग आएंगे थोड़े से। पता नहीं क्यों इसको रबर बनाया, भगवान जाने, चलता तो है नहीं ना लाइक जब चाहिए। 15,000 एग्रीड। हाँ, अब इसके दो हिस्से। व्हेन SV इज ग्रेटर देन OC, दिख रहा है आपको? SV इज ग्रेटर देन OC है नहीं? सो इसके दो हिस्से होते हैं। प्रॉफिट कितना आया बेटा जी? 15,000 माइनस 6,000, जितनी मेरी बुद्धि चलती है प्रॉफिट इज 9,000 है नहीं? तो ये प्रॉफिट 9,000 में से दो हिस्से बनेंगे। एक OC माइनस WDV, OC माइनस WDV। OC कितना है बेटा जी? 10,000। WDV कितना है बेटा जी? 6,000। कितना हुआ प्रॉफिट? 4,000। 4,000 P&L अकाउंट के क्रेडिट में डालो, कोई वांदा नहीं है फॉर सेक्शन 198। बट दूसरा SV माइनस OC, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर का प्रॉफिट, ये कैपिटल प्रॉफिट है। एग्रीड? सो SV माइनस OC कितना है? 15,000 माइनस 10,000 कितना आया? 5,000। ये इज ए कैपिटल प्रॉफिट, और ये कैपिटल प्रॉफिट होने की वजह से हम कहां नहीं लेके जाएंगे? दिस इज कैपिटल प्रॉफिट, और दैट इज द रीजन इट शुड नॉट बी टेकन फॉर सेक्शन 198। डोंट टेक इट। बोलने का तात्पर्य क्या बेटा? 10,000 से 6,000 हुआ, तो तुमने अगर अंदर का मीनिंग समझ रहे हो लॉ का, तो 4,000 डेप्रिसिएशन किधर हिट मारा था? P&L। तो 4,000 तक का वापस प्रॉफिट दिखा दो, वांदा नहीं है। 4,000 तुम P&L अकाउंट को डेबिट मार रहे थे ना, तो उधर तक का प्रॉफिट दिखाए तो चलता हमको। बट 4,000 के ऊपर प्रॉफिट नहीं दिखा सकते तुम, क्योंकि उस केस में यू आर सेलिंग इट अबव OC, सो दैट इज द कैपिटल प्रॉफिट एंड वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर कैपिटल प्रॉफिट। कळया? अब दूसरा एक देख लेते। सेल वैल्यू इज इक्वल टू 8,000, तो यहां पर सेल वैल्यू इज नॉट ग्रेटर देन OC, SV इज लेस देन OC। क्लियर है ना? तो पूरा का पूरा प्रॉफिट ले लेने का कितना? SV माइनस WDV, दैट इज टू से 8,000 माइनस 6,000 विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? रेवेन्यू प्रॉफिट। इट इज हाउ मच? 2,000 ना? रेवेन्यू प्रॉफिट, एंड इट विल बी व्हाट? क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। समझ गए क्या तुम? वही चीज वहां पे इंग्लिश में लिखी हुई है, जिनको लिख कर लेना लिख कर ले लो, वही चीज इंग्लिश में लिखी है। ओके गुंडिया, हो गया? गुंडिया बोलता है हो गया मेरा। चलो फिर गुंडिया, किस बात की देरी है? शुरू करते हैं अगला लॉजिक। तो बेटा जी
एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते क्या वो लिखा है क्या ऐसा ही? थोड़ा इंग्लिश ज्यादा है तो तुम बराबर से इंग्लिश लगाना तुम्हारी। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये क्या बोला इधर? डू नॉट टेक क्रेडिट, मतलब ये लेना नहीं है बोला, बट पूरी बात क्या लिखे? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और फिक्स्ड एसेट ऑफ कैपिटल नेचर का नहीं लेना है। अब तुम पूछेंगे ना कैपिटल नेचर क्या है, आगे बढ़ते। अनलेस द बिजनेस ऑफ कंपनी कंसिस्ट वेदर होली और पार्टली ऑफ बाइंग एंड सेलिंग सच प्रॉपर्टी और असेट। अब ये तो कॉमन सेंस है ना कि अगर तुम्हारा धंधा ही बाय और सेलिंग का है ऐसे एसेट्स का, तब वो प्रॉफिट लेंगे। जैसे मान लो तुम बिल्डर हो, तुम जमीन खरीदना बेचना करते हो या तुम बिल्डिंग बेचना खरीदना करते हो, उस केस में उस बिल्डिंग का प्रॉफिट लोगे तुम, क्योंकि दैट विल बिकम योर ट्रेडिंग एक्टिविटी। फिर आगे खूबचे में लिखा एक्सेप्शन, एनी एक्सेस ऑफ सेल वैल्यू और WDV ऑफ द असेट, मतलब सेल वैल्यू किससे बड़ी है? WDV, टू द एक्सटेंट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू प्रॉफिट एंड इंक्लूडेड इन इनकम। मतलब SV इज ग्रेटर देन WDV, नहीं WDV टू द एक्सटेंट ऑफ OC रेवेन्यू प्रॉफिट, उसके ऊपर कैपिटल प्रॉफिट। कड़ता है क्या है? तो इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। SV इज ग्रेटर देन व्हाट? OC। तो SV इज ग्रेटर देन OC, प्रॉफिट जैसे SV माइनस WDV निकालते हो तुम, मैं मानता हूं वो बात, बट कितना वाला ऐड होगा? ओनली OC माइनस WDV। बोम्बल इंग्लिश जास्त बोल की बोम्बल। सेल वैल्यू 15,000 है, ग्रेटर देन OC है, राइट? तो कितना प्रॉफिट सेक्शन 198 के लिए ऐड करेंगे? तो यू आर गोइंग टू टेक OC माइनस WDV, एंड व्हाट इज OC? 10,000 माइनस WDV 6,000, 4,000 लेंगे। कड़िंग, ये रेवेन्यू प्रॉफिट एड इट, और बचा हुआ कैपिटल प्रॉफिट। हैप्सी चुप है, ज्ञान नहीं बांटने का। सर ने टैक्स पढ़ाया हुआ है, मतलब मैं इस चीज में क्लियर हूं, ऐसा कुछ नहीं होता टैक्स में। शैल वी गो अहेड? अभी तुमको मालूम है क्या जियो? तू जियो की मैनेजर है, बनेगी प्लीज? बहुत बड़ी कंपनी है, बन जाएगी, अच्छे से मैनेज करेगी, हर रोज काम करेगी। अच्छा मुझे बता, वो जियो का जो MD वगैरह होगा वो कम काम करता है कि बहुत काम करता होगा? मीडियम। क्यों? बस ऐसे ही बोलना है इसलिए, हाँ मीडियम। कैसे काम करता होगा? बहुत करता होगा, बहुत प्लानिंग। कितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है वो, और कितना काम चलते रहता है ना। अभी वो क्या जियो TV लेके आ रहे हैं, फिर जियो ये लेके आ रहे हैं, हाँ घर पर वो जो इंटरनेट है, उसके पहले जियो मोबाइल, फिर उसके प्लान कैसे होने चाहिए, टेस्टिंग करने का, इम्प्लीमेंटेशन। इट्स अ हरक्यूलियन टास्क है, कम ऑन। तो शुरुआत में कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? अबे साला, इतना बड़ा नेटवर्क डाला है, उसमें इतना इंफ्रास्ट्रक्चर गया है, उसके डेप्रिसिएशन में P&L अकाउंट मरा हुआ है अभी तक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसकी जो डेप्रिसिएशन है ना, वही ऐसी खतरनाक तरीके से हिट मार रही है P&L अकाउंट को कि उससे उभरे तो कहीं प्रॉफिट आए। अब डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर, तो मुकेश भाई को कोई तकलीफ नहीं है, क्यों? खर्चा ऐसा है जो डेबिट होता है P&L अकाउंट को, तो उससे दर्द नहीं होता है, खुशी होती है, क्योंकि टैक्स कम होता है। क्योंकि नहीं तो भी वो खर्चा क्या है? नॉन कैश है। कंपनी प्रॉफिट नहीं है, लॉस में, तो तुम फुकट में काम करोगे, है ना? ऑफ कोर्स, क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर परसेंटेज बताया 5%, इधर तो लॉस है, तो लॉस में तेरे को परसेंटेज तेरे को देना पड़ेगा उल्टा। नहीं तो अरे, गेटिंग माय पॉइंट? तो ये क्या छोरी फुकट में काम करेगी? फुकट में काम करेगी? नहीं भाई, जियो है, अपना काम है, करते, ऐसा नहीं है। उस केस में पूरी क्लास का ध्यान इधर, उस केस में जो ये मैनेज कर रही है ना, उसके ऊपर ये क्या मांगेगी? पैसा। ये क्या मैनेज कर रही है? जितना इन्वेस्टमेंट ये मैनेज कर रही है उसके बेसिस पर ये पैसा मांगेगी। उसको बोलते हैं इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, पुणे में मेट्रो बन रही है, देखी क्या तुमने? कहां? कोथरूड में भी बन रही है, डेक्कन पर भी बन रही है ना? चांदनी चौक में भी बन रही है, वाह बन रही है मेट्रो। सुना? तो मेट्रो को जो मैनेज कर रहा है वो आदमी की भी जिंदगी ऐसे, मतलब तकलीफ में होगी, है ना? मेट्रो का काम कर रहे हैं, देख रेख करना वगैरह, तो तुम्हें पता है वो प्रॉफिट तो है नहीं कंपनी को, तो अगर उसको रेम्यूनरेशन चाहिए तो वो क्या बोलेगा? कितनी लागत लगी है, मैं उसको मैनेज कर रहा हूं, जिसको मैं मैनेज कर रहा हूं उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज मेरे को दो रेम्यूनरेशन। जैसा ये नहीं कि लोन लोग करा कर देते आपको, तो लोन करा कर देते तो बोलते कि नहीं मेरे को 2% मेरे को लगेगा, मैं तुम्हारा लोन करा कर देता।
सेम उसी लॉजिक से जितनी लागत तुम्हारी है उसके बेसिस पर तुमको रेम्यूनरेशन मिलेगा। फेयर इनफ। तो इसमें पहले आपको कैपिटल निकालना पड़ता है, इफेक्टिव कैपिटल। अब इफेक्टिव कैपिटल का मतलब सिर्फ शेयर कैपिटल नहीं है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तो देखो, पेड अप शेयर कैपिटल लेना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम लेना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म डेट। ये देखो, लॉन्ग टर्म लोन, हाँ या ना, क्योंकि डिबेंचर्स ये भी तो पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हो ना आप, तो उसको भी तो मैनेज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट, लेस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट लेस करना होता है, बट इन्वेस्टमेंट क्योंकि वो मैनेज नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट फिर कोई और एंटिटी मैनेज करती है। अब जैसे मैंने इन्वेस्ट कर दिया पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में, तो इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न तो गारंटीड है ना, अब वो क्या मैनेज कर रहा है उसको। हाँ, बट अगर तुम्हारे कंपनी का काम ही इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट लेस नहीं होगा। से यस। और लास्ट वाला कौन सा पार्ट है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, ये क्या करेंगे, लेस। ये झंपुड़े बताना मुझे क्या क्या लेगा। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिक्योरिटीज प्रीमियम लोगे क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम, हाँ, रिवैल्यूएशन रिजर्व लोगे नहीं, बराबर है ना। अच्छा मुझे बताओ, डिबेंचर लोगे क्या, लोन डिबेंचर लेंगे क्या, हाँ, लॉन्ग टर्म डेट लोगे। जैसे अभी पुणे मेट्रो में आधा पैसा लोन लिया है, मान लो जापान गवर्नमेंट से या चाइना गवर्नमेंट से या व्हेरेवर, तो लोन लिया है तो लोन तो माइनस करेंगे ना भाई, सॉरी लोन तो ऐड करेंगे ना, क्योंकि वो क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, हाँ नहीं, सो लॉन्ग टर्म लोन ऐड करेंगे। इन्वेस्टमेंट किया है तो वो क्या करोगे, लेस। बट इन्वेस्टमेंट कौन सा वाला लेस करोगे, अगर 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 मान लो तुम इन्वेस्टमेंट कंपनी हो तो इन्वेस्टमेंट लेस नहीं करोगे, बट अगर आप नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी हो तो इन्वेस्टमेंट लेस करोगे, और जितनी भी फिक्टिशियस एसेट है वो क्या कर दोगे, लेस। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? यस। सो विद दिस बॉयज एंड गर्ल्स, ये हो जाने के बाद आप ऊपर आ जाइए वापस इस चार्ट के पास। ये मेरा चार्ट दिख रहा है क्या, वेयर इफेक्टिव कैपिटल इज बेस्ड ऑन इफेक्टिव कैपिटल, दिख रहा है क्या आपको, where effective capital is नेगेटिव और लेस देन 5 करोड़, रेम्यूनरेशन कितनी है 60, और 5 से 100 करोड़ 84 लाख, और फिर 100 करोड़ से 250 करोड़ 120 लाख, और 250 करोड़ से एंड अबव 120 लाख प्लस 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़। ये रेम्यूनरेशन में देखिए, वापस से देखिए, नेगेटिव से लेकर 5 करोड़ तक 60 लाख, फिर 5 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक 84 लाख, फिर 100 करोड़ से लेकर 5 करोड़ से लेकर 100 करोड़ से लेकर 250 120 करोड़, और फिर नेक्स्ट 250 करोड़ एंड अबव, तो कितना 120 लाख प्लस 0.05% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल ग्रेटर देन 250 लाख। अच्छा, अगर तुम स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर देते हो तो आप डबल कर देने का, अबव लिमिट शैल बी डबल्ड इफ द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द शेयर होल्डर इज स्पेशल रेजोल्यूशन। और अगर आप इसके ऊपर भी देना चाहो तो यू कैन गिव इट विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन। जैसे टाटा मोटर्स वंस वाज इनटू लॉसेस, क्योंकि ना उनकी नैनो चली, ना इंडिका चल रही थी, ना इंडिगो चल रही थी, ना सूमो, ना सफारी, सब गाड़ियां आउटडेटेड होने लग गई, और धीरे धीरे अशोक लेलैंड ने भी खतरनाक कंपटीशन देने लग गया, किसमें, कमर्शियल सेगमेंट में। फिर वोल्वो आ गया भारत में, भारत बेंज भी आ गया, विच आर डीलिंग इनटू व्हाट, अर्थ मूविंग व्हीकल्स। सो सीवियर कंपटीशन टू टाटा मोटर्स। उस केस में उनको जरूरी हो गया कि कोई उसी राइवल लेवल की कंपनी के किसी आदमी को उठाकर इधर लेकर आए। तो तुम्हें पता है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने मारुति के आदमी को उठाकर इधर लेकर आया। मारुति का जो आदमी था सुजुकी, उस आदमी को इधर लेकर आया। ही वॉज जर्मन बेस्ड पर्सन, उसका नाम बुश्टेक, एंड ही वॉज रिक्रूटेड इन टाटा मोटर्स। तो वो आने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसको तो मारुति सुजुकी में काफ़ी अच्छा रेम्यूनरेशन मिल रहा था। सो देन इन इंडिया, देन Tata Motors, by taking the permission of the central government, increased his revenue and got him recruited in Tata Motors. क्यों, सामने वाला आदमी कहीं को छोड़ के आएगा ना इधर, तो इधर कुछ ज़्यादा मिलेगा। तो so when he bargained for the remuneration, so then he was given more on the basis of the permission from the government of India. Have you understood? Yes.
तो ये अल्टीमेट लिमिट नहीं है, इस लिमिट को भी बढ़ाया जा सकता है। अब आज हमारा काम है कि हम 2 क्वेश्चन की तरफ रुक करें पहले, और उन 2 क्वेश्चन के नंबर है बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, उसमें से पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पर है। अच्छा, ये सारी लिमिट आपको याद करनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल करनी पड़ेगी, ठीक है। द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड वॉज ऑब्टेन्ड। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज ऑन 31st March 2015, 20,000 14% preference shares of 100 each, 2 lakh equity shares of 100 each, and you have got 2 crore 20 lakhs. So बेटा पहला वाला ऑथोराइज्ड है, टाइम पास लेने का नहीं है, नहीं तो एग्जामिनर पेट पकड़ पकड़ के हंसता है, बाबा ऑथोराइज पर रेम्यूनरेशन देके चला गया, इस बाबा को कॉस्टिंग में भी फेल करो। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा कुछ पागलपन करने का नहीं, ऑथोराइज नहीं लेने का। आगे, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर लेने का क्या? लेने का। इक्विटी लेने का क्या? लेने का। उइला, शेयर सस्पेंस क्या है? शेयर सस्पेंस के बारे में नीचे लिखा है, छलांग लगाओ, छलांग लगाओ इधर। शेयर सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर्स द अलॉटमेंट ऑफ विच इज नॉट येट मेड। तो क्या वो शेयर कैपिटल बन गया है क्या? अलॉटमेंट नहीं हुआ तो क्या वो कैपिटल बन गया है क्या? मैंने तुमको क्या बोला? टेक कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट। ये कोई लॉन्ग टर्म डेट है, ये कैपिटल है या रिजर्व्स एंड सरप्लस कुछ भी नहीं है। तो शेयर सस्पेंस अकाउंट को नहीं लेना है बाबू, हाँ नहीं। कैपिटल रिजर्व 1.5 लाख इज बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व, लेंगे क्या? रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं लेना, बट बाकी के रिजर्व एंड सरप्लस लेते हैं। एक गुड़िया बता फिर कितना आएगा? 1,95,000 में से 1,50,000 माइनस किया तो कितना? 45,000। से यस। ओ ठाकुर, सिक्योरिटीज प्रीमियम लेना है क्या? तो सिक्योरिटीज प्रीमियम ले लिया, ठीक है। डिबेंचर्स लेना है क्या? पब्लिक डिपॉजिट लेना है क्या? डिपॉजिट ये शब्द शॉर्ट टर्म नहीं होता है, लॉन्ग टर्म होता है। और पब्लिक डिपॉजिट लॉन्ग टर्म लेना है कि नहीं लेना है? लेना है। एक कैश क्रेडिट लोन फ्रॉम एसबीआई लेंगे क्या? शॉर्ट टर्म नहीं लेने का। ट्रेड पेबल लेंगे? ट्रेड पेबल लेंगे क्या? ट्रेड पेबल लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे ये बताओ, मेरे को ज्ञान मत बांटो। हाँ नहीं लेंगे क्योंकि शॉर्ट टर्म है। ओके, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर, ये कौन सी कंपनी माइनस करती है? एक झापड़ लगाऊंगा, नॉन इन्वेस्टमेंट माइनस करती है। माकड़ साहब एग्जैक्टली उल्टा बोले। हाँ, क्योंकि उनका जिनका इन्वेस्टमेंट का धंधा है वो माइनस नहीं करेंगे, बट जिनका इन्वेस्टमेंट का धंधा नहीं है वो क्या करेंगे? माइनस। सो ये डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ कंपनी इट इज। ये पी एंड एल अकाउंट डेबिट बैलेंस है, ये क्या है? एक्यूमुलेटेड लॉस, इसको भी क्या करेंगे? माइनस। तो आगे बढ़ो। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इफेक्टिव कैपिटल एज पर द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 5। वुड योर आंसर डिफर इफ एक्स लिमिटेड इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी? ऑफ कोर्स इट विल डिफर। एग्रीड? तो इसका आंसर बनाएंगे क्या? छोरी रुकी का है, फिर आंसर निकाल लेते हैं। यही वाला तो क्वेश्चन है। स्टार लिमिटेड कि एक्स लिमिटेड है? ये तो रिपीट हो गया भाई। हाँ ये रहा भाई। अब इसमें से ये देख लो, कंपटीशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। पहले 15 लाख लेना पड़ेगा क्या? देखो ना यार, ऐसे नको करो, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। पहला 15 लाख लेंगे क्या? दोनों में लिया, इन्वेस्टमेंट है या नॉन इन्वेस्टमेंट? दिख रहा है कि ऊपर हेडिंग। फिर 96 लाख लिया, 45,000 लिया, एसपी लिया, डिबेंचर लिया और पब्लिक डिपॉजिट लिया। ना ट्रेड पेबल लिया, ना शेयर सस्पेंस अकाउंट लिया, और ना ही क्या लिया? कैश क्रेडिट फ्रॉम एसबीआई। दोनों नहीं लिया क्योंकि शॉर्ट टर्म थे ये। फिर इन्वेस्टमेंट लेस किया गया, किस में से लेस किया? नॉन इन्वेस्टमेंट में से लेस किया 75, बट इन्वेस्टमेंट में से लेस करेंगे क्या? नहीं। और पी एंड एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस लेस किया, और आपको क्या मिल गया? इफेक्टिव कैपिटल। और दोनों ही केस में इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ के नीचे है, तो मैक्सिमम रेम्युनरेशन 60 लाख है। 60 लाख फर्स्ट लिमिट है ना? हाँ, बघताय काय लिहून घ्या।
Are we ready? Okay, here we go. But I am now requesting you to come down to the question number 1. Please come down to the question number 1. Here are we. The following is the draft P&L account of Mudra Limited. The year ended 31st March 2015. You have got opening balance brought down. It is 572,350. Okay. Now what is opening balance brought down? It is the P&L account from the last year. लास्ट ईयर पर रेम्यूनरेशन करंट ईयर में नहीं मिलेगी, हाँ है ना? तो बेटा जी ये नहीं लेना है, पहला वाला फिगर नहीं लेना है। ये कौन से बेसिस पर जा रहे हैं अभी हम? इफेक्टिव कैपिटल नहीं, प्रॉफिट के बेसिस पर, हाँ या ना? अच्छा मुझे बताओ, ये बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट मतलब ये जीपी है क्या? ये लेना है क्या? यस। अच्छा आपने जो पढ़ा है उसके बेसिस पर बताओ, सब्सिडीज ऐड करना होता है क्या नहीं? ऐड। ओके, तो अभी आप प्रॉफिट डिराइव कर रहे हो एज पर व्हाट? सेक्शन 198। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस लेस होगा क्या नहीं होगा? व्हाई? विच हेड यू आर सेइंग? ऑल यूजुअल वर्किंग चार्जेस एक्सपेंसेस, यस और नो? तो ये क्या होगा? लेस। डायरेक्टर्स फीस लेस होगी क्या? यस। नाउ व्हाट इज द डायरेक्टर्स फीस एंड मैनेजरियल रेम्यूनरेशन? डायरेक्टर्स फीस मतलब सिटिंग फीस होती है, ये नॉर्मल एक्सपेंस होता है। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। तो यहां पर दो चीजें देख पा रहे हो आप, एक डायरेक्टर फीस और एक मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन लेस नहीं होगी क्योंकि वही तो निकालना है, पड़ता है क्या है? वही तो निकालना है। बट बेटा जी डायरेक्टर्स फीस इज व्हाट? सिटिंग फीस, ये लेस होगा क्या? यस। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लेस होगा या नहीं होगा? हाँ राइट, वो लिखा था इंटरेस्ट ऑन लोन्स एडवांसेस अगर बोला था बोरिंग, ये लेस होगा। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन नो। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन अभी बात हुई। डेप्रिसिएशन कौन सा वाला लेस होता है बताया मैंने? कौन सा वाला लेस होगा? एज पर कंपनीज एक्ट। अब ये बच्चा पीछे पड़ गया, सर ये वाला ऐड होगा और दूसरा वाला लेस होगा। नहीं बेटा, अगर तू इससे शुरू करता ना तो ऐड कर कर फिर लेस करता। इसका 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 प्रॉब्लम समझ में आया? ये क्या बोल रहा है? ऐड करना। ऐड कब करना? जब वो मुझे ये वाला फिगर देते, क्योंकि इसमें डेबिट हुआ था ना वो, तो फिर हम ऐड करने की बात करेंगे। उसमें डेबिट हुआ था इसलिए अब क्या करेंगे? लेस हुआ था ना इसमें, तो इसमें ऐड होगा। बट बेटा अभी तो हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं ना, तो इस डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे? इग्नोर। और कौन सी वाली डेप्रिसिएशन लेस करेंगे? ये वाली, हाँ या ना? नाउ विल यू सब्सट्रैक्ट प्रोविजन फॉर टैक्स? मैंने कौन सा वाला टैक्स लेस करना अलाउड बोला है? स्पेशल रीजन के लिए कोई टैक्स रहा तो वो। प्रोविजन फॉर टैक्स तो नॉर्मल इनकम टैक्स है, क्या ये लेस होगा क्या? नहीं, मैंने बोला था इनकम टैक्स लेस नहीं होगा, तो ये भी लेस नहीं होगा। जीआर कोई एक्सपेंस है क्या? जनरल रिजर्व तो अप्रोप्रिएशन है, खर्चे लेस हो सकते हैं सर। नहीं तो ऐसे तो फिर कंपनी मैनेजर्स को येड़े में निकालती रहेगी, बोले हमने जीआर में 90% पैसा ट्रांसफर कर दिया, अभी 10% पर तुम रेम्यूनरेशन लो। ऐसा नहीं, जीआर इज अप्रोप्रिएशन, सो जीआर लेस नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं होगा। और ये बैलेंस कैरी डाउन, ये तो बैलेंसिंग फिगर है, वो तो तुम निकालोगे। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट एज पर शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट was 575,345. You are required to calculate the maximum limit of the managerial remuneration as per Companies Act 2013. क्या एक बार वापस देख लेंगे? क्रेडिट साइड में देखो, बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या है? ओपनिंग P&L अकाउंट, राइट? वो लेना नहीं है। बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट इज व्हाट? जीपी लेना है। सब्सिडीज रिसीव्ड लेना है कि नहीं? यस। एडमिन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, यस, लेस करना है। डायरेक्टर्स फीस लेस। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लेस। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन लेस नहीं करना। डेप्रिसिएशन ये वाला लेस नहीं करना। कौन सा वाला लेस करना? नीचे देखो, 575 345 लेस कर दो। अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्स लेस करना नहीं, क्योंकि वो इनकम टैक्स है। और जीआर नहीं। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व भी लेस नहीं करेंगे। वो जो बैलेंस आएगा वो कितना आ रहा है? 27,35,383। इसके ऊपर मैक्सिमम रेम्यूनरेशन अगर प्रॉफिट के बेसिस पर जाए तो 11%। सो कितना आएगा? 11%। 3,08,92। ये बेसिकली क्वेश्चन ही गलत है, बट मॉड्यूल में इसलिए सॉल्व करना पड़ रहा है। क्वेश्चन क्यों गलत है? क्योंकि इस केस में प्रॉफिट आर इनसफिशिएंट। क्योंकि हमने देखा ना, नेटवर्थ नेगेटिव भी रहा या 5 करोड़ तक रहा तो 60 लाख रुपए तो मिलते हैं। यहां पर 3 लाख कौन लेगा फिर? दे विल प्रेफर टू आस्क फॉर व्हाट? 60 lakhs ना एटलीस्ट। तो बट ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, इसलिए मुझे जबरदस्ती कराना पड़ रहा है। और मॉड्यूल में बहुत ही शर्मनाक बात है कि सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं। मतलब बच्चों को फेस करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं आपको,
मॉड्यूल में इसलिए लेने की ज़बरदस्ती है अपने ऊपर, अदरवाइज वॉट एवर दे आर आस्किंग अस टू डू इज रॉन्ग, because in this case the minimum remuneration would be as per, or the maximum remuneration which we can offer is as per effective capital method, and that will at least guarantee you how much, 60 lakhs. Yes or no? Yes. But हम इसको कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे? प्रॉफिट रेम्यूनरेशन के बेसिस पर ही करना है ना, तो करते हैं, क्योंकि इफेक्टिव कैपिटल के डिटेल्स दिए नहीं है. सो शैल वी स्टार्ट डूइंग इट? यस. सो लिख दिए, कॉम्पिटिशन ऑफ नेट प्रॉफिट. क्या हो गुड़िया? Computation of net profit under section 198. तो पहले क्या लिखेंगे? बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. इसको क्या बोलेंगे? जीपी. इट शुड बी एडेड, आई बिलीव ऑन द क्रेडिट हैंड साइड इट इज 40,25,365. फिर बेटा नेक्स्ट है सब्सिडीज. ऐड कितना है बेटा जी? 273,925. क्रेडिट साइड में और कोई आइटम नहीं है, तो मुझे लगता है इसकी टोटल ले लेनी चाहिए. ये आएगा 42, ये आएगा 9, ये आएगा 9, 290. अभी क्या करना है? लेस एडमिन एक्सपेंसेस लेस होगा. एडमिन एक्सपेंसेस इज 822,542. फर्स्ट आइटम है, देखो बेटा, लेस होगा डायरेक्टर्स फीस. बिकॉज डायरेक्टर्स फीस में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो ये क्या है बेटा जी? सिटिंग फीस. ये आपको लॉ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट, सिटिंग फीस. सो इट इज 134,780. ये लेस हुआ क्या? और उसके बाद में लेस होगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. कैन आई हैव द करेक्ट फिगर? 31,240. ये लेस होगा क्या? और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के बाद में लेस होगा डेप्रिसिएशन. बट डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट और एज पर शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट, हाँ या नहीं? और ये नीचे मुझे दे रखा है 575,345. चलो लेस करने के बाद में फिगर बता दो कितना आ रहा है. बाकी के कुछ आइटम लेस नहीं होंगे बेटा. $27, $35, $383. So what is this? Profit under section 198. Maximum remuneration under section 190. Sorry, maximum remuneration is 11% ना बेटा. $27,35,383 इंटू कितना? 11%. क्या बताएंगे कितना है? 3 लाख. अच्छा, इज दैट राइट फिगर? अब आगे लिखिए. हाउएवर ऑन इफेक्टिव कैपिटल बेसिस, हाउएवर ऑन इफेक्टिव कैपिटल बेसिस, however on effective capital basis the limit will be 60 lakh per annum. However on effective capital basis minimum limit लिखो. लिमिट विल भी अपने को पता नहीं, क्योंकि अपने को इफेक्टिव कैपिटल पता नहीं. However on effective capital basis कितना आएगा? 60 लाख. हैप्सी. So with this the whole game plan is done with. कोई क्वेरी है तो बोल दो, otherwise this chapter is over. कंपनी फाइनल अकाउंट आ जाएगा अभी? ठीक है. अब बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन तो बेटा आपको ही करने पड़ेंगे, बिकॉज
उसका जो था वो वर्किंग मैंने बता दिया, और बोनस और इसमें रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में हम उसके क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है। यस, सो विद दिस लेट्स वाइंड अप दिस क्वेश्चन। सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन देख दिखा के खत्म कर दियो। और क्या है समझना क्या, इसमें 100% परफेक्शन या एक्यूरेसी नहीं भी आया तो ठीक है, अगर आपको पोस्टिंग और अगर आपके फॉर्मेट पर भी कमांड है तो आप डर कर नहीं जाओगे एग्जाम में, इसको कर आ जाओगे, डायरेक्टली भिड़ जाना। इज दैट ओके? यस, तो विद दिस वी आर ओवर विद दिस टॉपिक।